फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सिग्मा यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल पे बच्चों आप सबका स्वागत है। मैं मोहित लाकरा जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। आज से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने की शुरुआत भी कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज और फोन हमारे पास आए कि सर आपके यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस आ रही है लेकिन रीजनिंग की वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो बच्चों कुछ रीजन था कि हम रीजनिंग की वीडियोस नहीं डाल पाए, लेकिन आज से हम रीजनिंग की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। और रीजनिंग किसी भी बुक में आप जाएंगे या कहीं पर भी आप देखेंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर या कहीं भी, तो जनरली कैलेंडर के टॉपिक से स्टार्ट की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इससे बच्चों को अपने बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग कैलेंडर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और जितने टॉपिक एसएससी, बैंकिंग और अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं हम सारे बच्चों एक एक करके कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे आसान टॉपिक से, फिर धीरे धीरे सिलोगिज्म और जिन टॉपिक्स में भी आपको दिक्कत आती है सब पे बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक कैलेंडर की। तो सबसे पहली बात बच्चों आप नोट कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको कैलेंडर की स्पेलिंग जरूर मिलेगी, इसलिए सबसे पहले तो आप कैलेंडर की स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। CALENDAR, हम बहुत बार यहां ई कर देते हैं और यहां पर ए कर देते हैं, तो प्लीज आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना। ये पहले भी आ चुकी है और आगे भी एग्जाम्स में आ सकती है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का जो कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर, हम एक्चुअल में उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से 1 जनवरी हम साल का पहला दिन मानते हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कैलेंडर है। लेकिन हमारा जो कैलेंडर हिंदू कैलेंडर है, एक्चुअल में उसका नाम क्या है? सका कैलेंडर, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं शक संवत। हिंदू कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर का नाम क्या है? शक संवत, जो कि सम्राट कनिष्क ने दिया था। अब इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, इससे ज्यादा आप जीके के टीचर से पूछ लेना। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि हमारा जो भारतीय कैलेंडर है उसको सम्राट कनिष्क ने दिया था और उसका नाम है शक संवत। हम आज के दिन में जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो एक्चुअली ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने दादा, परदादा या दादी से पूछोगे तो वो सारे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे चैत्र, भादवा और ये सब। तो उसी कैलेंडर का नाम है क्या? शक संवत, जिसको सम्राट कनिष्क ने दिया था। तो ये तो थोड़ी सी कैलेंडर की जानकारी हुई जनरल। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। तो देखिए बच्चों, आप सभी को अच्छे से मालूम है कि कैलेंडर 2 तरह का होता है, या कैलेंडर में 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर और एक को हम बोलते हैं लीप ईयर। सब बच्चों को, छोटे बच्चे को भी ये मालूम होता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर, 365 डेज। ठीक है। और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, कौन सा? फरवरी। 365 दिन का जब साल होता है तो उसमें फरवरी कितने दिनों की होती है? 28। इसमें फरवरी 28 दिनों की होती है। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज, 366 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी जो है वो कितने दिनों की हो जाती है? 29। तो इसीलिए लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, सबसे पहली बात तो ये हुई कि साल 2 तरह के होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब बात करते हैं हफ्तों की। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने हफ्ते? 52 वीक्स, 52 हफ्ते होते हैं। और एक लीप ईयर में कितने वीक होते हैं? इसमें भी बच्चों 52 वीक ही होते हैं, क्योंकि आप ध्यान देना, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। और 7 को अगर आप 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 364। यानी कि किसी नॉर्मल ईयर में अगर आप हफ्तों की गिनती करेंगे तो वो बैठेंगे 52, क्योंकि 364 दिन पर जाके 52वां हफ्ता खत्म हो जाएगा और फिर एक दिन बच जाएगा, जिसे हम बोलते हैं 1 ऑड डे। यानी नॉर्मल ईयर में 52 हफ्ते, 365 दिन, 52 हफ्ते और एक दिन बच जाता है, जिसको हम ऑड डे या हिंदी में इसको बोलते हैं विषम दिन। अब ये विषम दिन इसको क्यों कहा, ये क्या है, सब क्वेश्चंस में हम समझेंगे। पहले आप जो कंसेप्ट है बस उसको समझ लो। ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन, 52 हफ्ते और एक दिन बच जाता है, जो कि 365वां दिन होता है। इसी तरह से लीप ईयर में 52 हफ्ते और इसमें 2 डेज लेफ्ट, 2 दिन बच जाते हैं। तो ये हुई जनरल बात कि 2 तरह के साल होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर या लीप वर्ष। अब लीप ईयर, कोई ईयर या कोई वर्ष लीप ईयर है, ये कैसे पता चलता है?
तो दो इसके क्राइटेरिया है। सपोज मैंने यहां लिखा 2020, बहुत ही खतरनाक साल चल रहा है और सभी इस ईयर से परेशान है क्योंकि सब घर पे बैठे हैं, आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसी साल को मैं लिखता हूं, ये साल क्या है, लीप ईयर। अब मुझे कैसे पता चला कि 2020 एक लीप ईयर है? तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, अंतिम दो अंक यानी कि लास्ट के दो डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड करें, किसी भी साल के लास्ट के दो डिजिट अंतिम दो अंकों को यदि आप 4 से डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो ईयर एक कैसा ईयर होता है, लीप ईयर। यानी अगर आप यहां कैंसिल करेंगे तो ये 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतया विभाजित हो गया, तो 2020 एक कैसा साल हो गया, लीप ईयर या लीप वर्ष। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चों दो बातें हैं, क्या हर एक दो डिजिट से हमेशा पता लग जाएगा? नहीं, यहां पर दो कंडीशन है। सपोज यहां पर लिखा होता 2000, अब यहां इस 00 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 00 भी हमेशा 4 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो, 00, तो वो क्या होता है, 4 से डिवाइड। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 2000 भी क्या होगा, लीप ईयर, लीप वर्ष। लेकिन अब सुनिए, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज कहां होगा वो चीज समझ लो। अगर मेरे सामने लिखा होता 1900, ये भी 4 से डिवाइड होगा, लेकिन ये साल लीप ईयर या लीप वर्ष नहीं है। अब सुनिए तीन बातें दोबारा से, ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया, अब सुनिए दोबारा। किसी भी साल के अंतिम दो अंकों को आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड हुआ तो वो लीप ईयर है, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन यदि वो एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष, अब सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, 1700 पूरा, 1800, 1900, 2000, 1200, 1300, ये जब सेंचुरी कंप्लीट होती है, एक शताब्दी पूरी होती है, तो उसे हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। तो बच्चों सेंचुरी ईयर को आप 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो 400 से डिवाइड होगा तभी लीप ईयर कहलाएगा। इसीलिए 2004 से डिवाइड था, एक्चुअल में 2004 से नहीं, ये 400 से डिवाइड हो रहा था। और 1900 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 19 4 से डिवाइड नहीं होता। तो याद रखना, अगर एक जनरल ईयर है यानी कि नॉर्मल ईयर है, उसको 4 से डिवाइड करके पता लग जाएगा, लेकिन अगर वो एक शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर है तब उसको आप 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर है, 1700 400 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है। तो बच्चों ये थोड़ी सी जनरल बात हुई कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, और कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो बच्चों, कैलेंडर की हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट और जनरल क्वेश्चंस पे बात करूंगा, और अगली वीडियो में कैलेंडर की ट्रिक्स और कैलेंडर के सारे जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उस पे हम बात करेंगे। तो दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आज की वीडियो से आपका बेस बनेगा और अगली वीडियो से आप एग्जाम में क्वेश्चन निकाल पाओगे। आज भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, लेकिन कैलेंडर में लगभग 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। करीब 3-4 क्वेश्चन मैं आज ही आपको करा दूंगा, और बाकी जो बच जाएंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, और अब मैं 2 से 3 बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूं। बच्चों अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखता जाऊंगा और साथ साथ उसका एक एक छोटा छोटा एग्जांपल भी देता जाऊंगा, तो आप लोग देखते हुए चलना। ये ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप हमारी सिर्फ 2 वीडियोस को, कैलेंडर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 2 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। करने को हम एक वीडियो में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा बच्चों मैंने, एनी नॉर्मल ईयर स्टार्ट्स एंड
एंड्स विद द सेम डे। हिंदी वाले बच्चों के लिए वो एक प्लीज इसको लिख लें, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम मैं लिखने में वेस्ट करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हिंदी वाले बच्चे मेरी बात सुनना और लिख लेना, कोई भी साधारण वर्ष, एनी नॉर्मल ईयर, कोई भी साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष क्या होता है, जो 365 दिनों का होता है। ठीक है, मैंने अभी लीप ईयर नहीं लिखा। एनी नॉर्मल ईयर, कोई भी साधारण वर्ष, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम डे। इस बात का यह मतलब हुआ कि यदि कोई साल का पहला दिन सोमवार है तो उसका आखिरी दिन भी क्या होगा, सोमवार। अब ये बात कैसे आई, इसको हम फॉर्मूले से भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये पॉइंट बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि फॉर्मूला फिक्स होता है, वो ये बात तय है, कोई भी दुनिया का कोई भी साधारण ईयर आप ले लीजिए, वो जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पर खत्म होगा। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज 1 जनवरी 2020 को मैं मान लूं कि मंडे था। अब आप प्लीज कैलेंडर पे मत जाना कि आप जाके देखो कि जनवरी को था क्या, और मान लो यहां वेडनेसडे निकले, सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम 1 जनवरी 2020 को क्या था, मैं तो आपको इस लाइन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 जनवरी 2020, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, हम इसको यहां लिखेंगे 2019, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर की, लीप ईयर की नहीं। 1 जनवरी 2019 मैंने ऐसे ही मान लिया कि मान लो सोमवार था, तो 31 जनवरी 2019 ये भी क्या होगा, सोमवार। ये इस बात का मतलब था, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म भी होता है। अब ये कैसे आया, ठीक है, सॉरी ये जनवरी नहीं होगा, ये दिसंबर होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को यदि मंडे रहा हो तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंडे ही होगा। बात समझे मेरी, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म भी होता है। अब ये आया कैसे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, रटने से अच्छा है कि हम कंसेप्ट को पढ़ें। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी साधारण वर्ष में 52 हफ्ते 52 वीक्स होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी हफ्ते का पहला दिन क्या है, मंडे, तो उस हफ्ते का आखिरी दिन क्या होता है, संडे। भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 7वां दिन क्या आ गया, संडे। इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2019 को मंडे था तो 52 हफ्ते कहां जाके पूरे होंगे, 364 दिनों पर। 52 हफ्ते कहां जाके पूरे होंगे, 364 दिनों पर, यानी 364वां दिन क्या होगा, संडे, क्योंकि हफ्ता पूरा हुआ, और 365वां दिन फिर से क्या आ जाएगा, मंडे। तो ये इसका कंसेप्ट है कि जब आप किसी भी वीक को डिवाइड करोगे 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड कहां तक होगा, 364 तक, तो अगला दिन फिर से वही आ जाएगा जिससे हमारा साल क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका, एनी लीप ईयर, कोई भी लीप वर्ष, इफ starts with Monday, then it will end in Tuesday। यानी दो बातें बस हमें याद रखनी है। नॉर्मल ईयर सोमवार से शुरू होगा तो सोमवार पे खत्म होगा, बुधवार से शुरू होगा तो बुधवार पे खत्म होगा। लेकिन लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष, जिसको हम 4 से डिवाइड करके पता करते हैं, और 400 से अगर सेंचुरी ईयर हो, तो लीप ईयर अगर मंडे से शुरू होगा तो किस पे खत्म होगा, ट्यूसडे पे। अगर ट्यूसडे से शुरू होगा तो किस पे खत्म होगा, वेडनेसडे पे। अगर संडे से शुरू होगा तो किस पे खत्म होगा, मंडे पे। यानी कि नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, और लीप ईयर का पहला और आखिरी दिन, तो आखिरी दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। क्यों, 29 फरवरी की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पर 2 दिन बच जाते हैं। जब एक दिन बचा तो सेम डे, जब 2 दिन बचे तो नेक्स्ट डे। यानी आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन पर खत्म होता है। पहला दिन मंडे तो आखिरी दिन ट्यूसडे। इसका भी एक एग्जांपल हम यहां लिख लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2016 यदि क्या हो, वेडनेसडे। अब अगेन मैं फिर कहूंगा, आप लोग कैलेंडर चेक मत करना, क्योंकि
अभी मुझे नहीं मालूम कि 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा कि ये दिन कैसे निकालते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग सब्र रखें। 1 जनवरी 2016 को मैंने ऐसे ही मान लिया कि बुधवार हो, तो फिर हमने देखा कि 16 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, यानी कि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर वेडनेसडे से शुरू हुआ, तो वेडनेसडे पे खत्म नहीं होगा, ये खत्म किस पे होगा, ये थर्सडे पे खत्म होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को ही क्या होगा, थर्सडे। मेरी बात समझ में आई? तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। इसी पॉइंट से अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पर खत्म होगा, और कोई भी लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा उससे अगले दिन पर खत्म होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। और तीसरे पॉइंट का नाम है सेम डेट, या फिर इसको हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, सेम डेट वाला या हैप्पी बर्थडे वाला। 2 क्वेश्चन यहां बनेंगे। अब सेम डेट का क्या मतलब है? मान लीजिए मैं आपके सामने 2 डेट लिखता हूं, जैसे 4 जनवरी 2020 और 4 जनवरी 2021। मैंने आपको डेट लिखी, यानी कि सेम डेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। 10 दिसंबर 2018। और बच्चों 10 दिसंबर की डेट बहुत खास है। 10 दिसंबर को क्या होता है, नोबेल प्राइज डे। 10 दिसंबर को क्या होता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस। और नोबेल प्राइज डे 10 दिसंबर, इसी दिन नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। आप लोग पढ़ लेना इस कंसेप्ट को। ठीक है, 10 दिसंबर 2018 और हम लिख लेते हैं 10 दिसंबर 2019। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया हो कि 4 जनवरी 2020 को सपोज संडे था। मैं सपोज वर्ड का यूज कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अभी मैं एग्जैक्ट डे नहीं लिख रहा हूं कि इस दिन क्या था, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि मान लिया संडे था, तो यहां क्या होगा। और मान लेते हैं कि 10 दिसंबर 2018 को यदि वेंसडे हो, तो यहां पर क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है कि यदि आज ये दिन है तो अगले साल इसी दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर देखिए जनवरी, क्योंकि ये एक क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर, सेम डेट और हैप्पी बर्थडे कंसेप्ट में आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। देखो, सेम डेट है और दोनों के बीच में पूरा 1 साल का फर्क है। तो ये जो बीच में है, बस याद रखना है आपको, अगर 2 दी गई तारीखों के बीच में अगर 29 फरवरी आ जाए, और अगर 2 दी गई तारीखों के बीच में 29 फरवरी ना आए, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, देखो 2020 क्या है, लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की होती है। यानी जनवरी से जब आप चलोगे अगले महीने, तो फरवरी कितने दिनों की आएगी, 29। यानी इन 2 तारीखों के बीच में जो फरवरी है वो 29 दिनों की होगी। अब यहां देखिए 18, ये लीप ईयर नहीं है, और 18 से अगला 19, ये भी लीप ईयर नहीं है। जब इन दोनों में से कोई सा भी लीप ईयर है नहीं, तो बीच में 29 फरवरी क्या आएगी, नहीं आएगी। तो इन दोनों के बीच में जो फरवरी होगी वो कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। मेरी बात फिर समझना, जब आपको 2 सेम डेट दी जाए तो आप बस एक बात चेक करो कि उन दोनों डेट के बीच में जो फरवरी है वो कितने दिनों की होगी, 28 की या 29 की। अब समझिए, यदि 28 की होगी तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ जाएगा सेम डेट पर। यानी अगर 10 दिसंबर 2018 को क्या है, वेंसडे, तो 10 दिसंबर 2019 को क्या होगा, थर्सडे। अभी इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जिसको हैप्पी बर्थडे वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं, और जरूरी नहीं वो हैप्पी बर्थडे ही हो, बस उसको नाम इसलिए दे दिया कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए, हमें याद रहे। मेरी बात समझे, यदि 2 डेट बिल्कुल सेम हो लेकिन साल अलग अलग हो, तो देखो कि उन दोनों के बीच में जो फरवरी है वो कितने दिनों की है। अगर फरवरी 28 दिनों की
तो कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ेगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, +1। और अगर फरवरी बीच में 29 दिनों की है तब कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाता है, यानी कि यहां पर क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे मेरी बात। ठीक है, 2 सेम डेट के बीच में बस फरवरी का ध्यान रखो। अगर फरवरी 28 की है तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा, और अगर फरवरी 29 दिनों की है तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। अब इस पे एक हैप्पी बर्थडे वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पे आएंगे। अब देखिए, हम हैप्पी बर्थडे लेते हैं किसका, बताओ किसका हैप्पी बर्थडे ले, अपने भारतवर्ष, यानी कि 15 अगस्त 1947। हैप्पी बर्थडे तो वही माना जाएगा भाई, क्योंकि आजाद हुए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने क्या मनाया था, अपना पहला इंडिपेंडेंस डे। और उस दिन क्या दिन था, उस दिन था फ्राइडे। शुक्रवार को हम लोग क्या हुए थे, आजाद, क्योंकि उन्हें मालूम, भारतीयों को मालूम था कि सैटरडे और संडे क्या होगा, वीकेंड, आराम से एंजॉय करेंगे, तो इसलिए फ्राइडे को हमें आजाद किया गया। समझे। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि इफ 15th August 1947 was Friday, then after how many years it will be Friday on the same date। मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए, यदि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना इंडिपेंडेंस डे शुक्रवार को मनाया था, तो फिर कितने साल बाद दोबारा से 15 अगस्त को ही क्या होगा, शुक्रवार होगा। मतलब डेट यही है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, 15 अगस्त 19, ये नहीं मालूम, और दोबारा से क्या आना चाहिए, फ्राइडे। ये हमारा सवाल है कि यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो फिर से 15 अगस्त 1900 किस वर्ष में क्या होगा, फ्राइडे होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 15 अगस्त 1947, और ये क्या है, फ्राइडे। अब ध्यान देना, डेट तो यही रहेगी सेम, 15 और अगस्त ही रहेगा, और यहां पे अगला साल 1948। ठीक है, अब देखिए, फरवरी चेक करनी है कि कितने दिनों की है बीच में। अगस्त के बाद देखिए 1948 क्या है, एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, और महीना कौन सा है, अगस्त, यानी कि फरवरी आ चुकी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फरवरी है वो कितने दिनों की है, 29 दिनों की। बात समझ में आई भाई। अगस्त से आगे चलोगे तो क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जैसे ही जनवरी आएगी तो वो क्या कहलाएगी, 1948 की जनवरी, और 48 एक क्या है, लीप ईयर। तो यहाँ फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की। तो इसका मतलब 29 फरवरी आई तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहां पर क्या था, संडे। बात समझ में आई। फिर ऐसे 15 अगस्त 1949, अब 29 फरवरी आ चुकी है तो अब नहीं आएगी, यानी कि यहां पर फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा, यानी यहां पर क्या दिन होगा, मंडे। उसके बाद अगेन 15 अगस्त 1950। अब ये तो दोनों ही लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी फिर से 28 की होगी, और यहां पर क्या होगा, ट्यूसडे। अगेन 15 अगस्त 1951, दोनों में से एक भी लीप ईयर नहीं है, फिर से फरवरी क्या होगी, 28 दिनों की, तो वेंसडे। और फिर 15 अगस्त 1952, और यहां पर फिर से फरवरी कितने दिनों की हो जाएगी, 29, क्योंकि 52 क्या है, एक लीप ईयर। तो फिर यहां पे फरवरी कितने की होगी, 29 दिनों की, और कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा, तो दोबारा से क्या आ गया, फ्राइडे। और यही तो चाहिए था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब अगर आपके मन में ये बात आई कि क्या सर हम ये सब लिखेंगे, नहीं, ये तो सिर्फ आप घर पे लिखोगे, क्लास में लिखोगे, अपनी कॉपी पे लिखोगे, धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप मन में ही निकाल लोगे। भाई करना क्या है, देखो आपने फिंगर्स में लिख लिया कि 15 अगस्त 1947 क्या हो गया, फ्राइडे। 1948 लीप ईयर, तो फ्राइडे से संडे पे चले जाओ, और दोबारा फ्राइडे पे आना है। फिर 48 से 49, फरवरी 28 की मंडे, देन ट्यूसडे, वेंसडे, और उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा,
फ्राइडे। तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये खूब आया हुआ है। हल्के लेवल के एग्जाम्स में ये जरूर आता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम होगा तो कैलेंडर के थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखना कि सेम डेट कैसे निकालते हैं। अब यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, या इसको आप क्वेश्चन कह लीजिए। यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप रट लेना, क्योंकि कंपटीशन में कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 29 फरवरी 2020 को यदि मान लेते हैं कि मंडे हो, 29 फरवरी 2020 को यदि क्या हो, मंडे, तो दोबारा 29 फरवरी और 2000 कब, मंडे ही होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। 29 फरवरी 2020 को यदि मंडे हो तो 29 फरवरी कब फिर से मंडे होगा, यानी कि 29 फरवरी कितने साल बाद क्या होती है, रिपीट सेम डे के साथ। भाई यहां तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अब बच्चों ने कहा सर इसको भी निकाल लेंगे, नहीं, इसको निकालने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो याद रखना जो 29 फरवरी है बच्चों वो 28 साल के बाद रिपीट होती है। तो बस इस 20 में आप लोग क्या ऐड कर दो, 28। तो ये 20 और 28 कितना हो गया, 48। तो आप चेक कर सकते हो कि 29 फरवरी 2020 को जो दिन है, अब मुझे नहीं पता कि वो मंडे है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। 29 फरवरी 2020 को जो भी दिन होगा, अगर वही दिन आपको दोबारा 29 फरवरी को चाहिए तो कितने साल बाद रिपीट होगी, 28 साल बाद। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम फिंगर्स पे निकाल सकते हैं। बस क्या याद रखना है, 29 फरवरी बीच में आई तो 2 दिन आगे बढ़ जाओ, और 28 फरवरी बीच में आई तो 1 दिन आगे बढ़ जाओ, और उंगलियों पे बड़ी, मेरे ख्याल से आराम से 30 या 40 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। हाँ, 29 फरवरी का अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप याद रखना 29 फरवरी 28 साल के बाद क्या होती है, रिपीट सेम डे के साथ। ठीक है, चलिए। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, हम लोग जब आपको यहां पढ़ाते हैं तो हमारे सामने बच्चे नहीं बैठे होते, हमारी टेक्निकल टीम बैठी होती है, और इनको मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग नहीं आता। तो अगर हम कभी कभी कोई गलती कर दें पढ़ाते हुए कैलकुलेशन में, या कोई वर्ड हम लोग गलत लिख दे, तो आप लोग उसको माइंड मत करना, क्योंकि जब सामने बच्चे बैठे हो तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, लेकिन जब सामने बच्चे ना हो तो कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। और हमारा तो प्लीज आप लोग हमें तो सपोर्ट करिए ही करिए, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको भी आप सपोर्ट करिए। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, इनको बिल्कुल मैथ, इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, फिर भी ये बेचारे बैठकर बोर होते रहते हैं और हम इनको पढ़ाते रहते हैं। तो प्लीज आप इन लोगों को भी थैंक्स बोलना हमारी तरफ से। चलिए, अब मेरे ख्याल से 3 कंसेप्ट हमारे हो गए हैं। अब हम लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ कैलेंडर। रीजन बीइंग कि अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया तो आप कैलेंडर के 90% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट की हेल्प से निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको देखना और बार बार इस चीज की आप प्रैक्टिस करना। अब ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 4। हाउ टू फाइंड डे ऑफ एनी गिवन डेट, यानी किसी भी दी गई तारीख का दिन निकालना। अब मैं उस बात पे आऊंगा कि जो मैं लिख देता था एक्चुअल में वो दिन कैसे निकालेंगे। सपोज जैसे अभी मैंने लिखा था कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे। अब इसको बच्चे याद रखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था और 26 जनवरी 1950 को वीरवार यानी कि थर्सडे था। इसको तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन हर बार जरूरी तो नहीं कि वो यही डेट पूछे। मान लो उसने आपसे पूछ लिया कि भाई 17 अगस्त 1926। अब 1926 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे फादर भी पैदा नहीं हुए थे, तो हमें कैसे मालूम होगा कि उस दिन कौन सा दिन था। तो अब उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे, और ये जो कंसेप्ट है ये कैलेंडर के 90% क्वेश्चन निकाल देता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सीखना, हाउ टू फाइंड डे ऑफ एनी गिवन डेट। अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये 15 अगस्त 1947, अभी के लिए इस फ्राइडे को मैं हटा देता हूं, और हमें यह निकालना है कि इस दिन कौन सा डे था। ठीक है, अब किसी भी दी गई तारीख का दिन निकालने के लिए
हम उसको डिवाइड कर देंगे 5 पार्ट में। किसी भी डेट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट में। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे ये 15, उसके बाद हम लिखेंगे अगस्त, देन हम लिखेंगे 1900, यानी सेंचुरी लिखेंगे सिर्फ। ये जो साल है 47, इसको आगे लिखेंगे अभी। अगर यहां 1825 होता तो मैं यहां क्या लिखता? 1800। अगर यहां 2020 होता तो मैं क्या लिखता? खाली 2000। समझे? तो 5 पार्ट 47 और एक बार फिर से 47। अगर आपके सामने कोई भी डेट आ जाए, वो डेट चाहे तब की हो जब ये दुनिया शुरू हुई थी, और वो डेट चाहे तब की हो जब दुनिया खत्म हो जाएगी। कभी की कोई भी डेट हो, पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, कोई भी डेट आपके सामने आए और आपसे पूछे कि बताइए उस दिन कौन सा दिन था, शुरू में तो आप पेन से निकालोगे, बट मेरी गारंटी है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये चीज भी मन मन में निकाल पाओगे। सिर्फ अगर आपको 7 और 4 से डिवाइड करना आता है बस। यानी अगर आपको 7 का टेबल आता है और आपको 4 का टेबल आता है, 7 और 4 से डिवाइड करना सीख गए तो आप कोई भी दिया गया दिन और तारीख उसमें आप उंगलियों में निकाल पाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, कोई भी डेट आ गई, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब समझना, पहले पार्ट को हम डिवाइड करेंगे 7 से। किसी भी महीने का हम क्या यूज करेंगे? कोड। ये कोड मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूं, फिलहाल मैं बस ये बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। डेट को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 7 से। उसके बाद महीने का क्या लिखेंगे? कोड। अब ये 1900 को हम क्या बोलेंगे? 19वीं सदी, 1900 सेंचुरी, और सेंचुरी का भी हम लोग क्या लिखेंगे? कोड। और उसके बाद जो लास्ट में हमने लिखा 2 बार, उसको एक बार 7 से डिवाइड करेंगे और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। देखो एक ही बार है, अगर एक बार 5, 7, 10 मिनट या 5, 7, 10 क्वेश्चन आपने इस पे कर लिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। भाई 2 चीजों के तो कोड है, ठीक है, महीने का कोड और सेंचुरी का कोड। अब बची 3। डेट को 7 से डिवाइड करेंगे, जो साल है उसको भी 7 से डिवाइड करेंगे और उसको 4 से भी डिवाइड करेंगे। ये 4 हमें क्या बताता है कि उसमें लीप ईयर कितने आए, ठीक है, और ये 7 हमें क्या बताता है कि ऑड डे, विषम दिन कितने बचे। ठीक है, अब सुनिए अगली प्रोसेस। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये कोड फिर मैं आपको लिखवा दूंगा अभी एंड में, वीडियो के एंड में मैं सारे कोड लिख दूंगा, आप उन कोड्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनना, ये तो हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में याद रखना, जब जब 7 से डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे क्या? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। यहां पर भी क्या लिखेंगे? रिमाइंडर, शेषफल। और यहां क्या लिखेंगे? कोशेंट, यानी कि भागफल और शेषफल। बस 2 बातें। सबसे पहले तो डेट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, डेट को 7 से डिवाइड, महीने का कोड, सेंचुरी का कोड, और उसके बाद साल को भी 7 से डिवाइड, और साल को फिर से एक बार किससे डिवाइड? 4 से। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? जब जब 7 से डिवाइड होगा तो सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, और जब 4 से डिवाइड होगा तो क्या लिखना है? कोशेंट, यानी कि भागफल। या और आसान शब्दों में कहें तो 7 से भाग करेंगे तो ये लिखेंगे कि बचा कितना, और 4 से भाग करेंगे तो ये लिखेंगे कि गया कितने पे। यानी 47 को 4 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा? 11 पे। 11 चौक 44। अब यहां पे 3 बच गया, तो यहां रिमाइंडर का कोई रोल नहीं है। यहां पर हमें सिर्फ क्या लिखना है? कितनी बार गया, और यहां पे क्या लिखना है? कितना बचा। समझ गए? तो 7 2 जा 14, तो यहां क्या बच गया? 1। अब बच्चों अभी के लिए मैं कोड लिख देता हूं, ठीक है। अगस्त का कोड होता है 3, 19 सेंचुरी का कोड होता है 0, और 47 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 42, तो यहां क्या बच गया? 5, और 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। ठीक है, यहां रिमाइंडर, कोड, कोड, रिमाइंडर, और यहां पर क्या लिखेंगे? कोशेंट, यानी कि गया कितनी बार, भागफल। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, ये हो गया 11 और 5 16 और 3 19 और 1 20, 20 आ गया। लास्ट में जो भी आएगा उसको आप फिर से किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। इस तरह से आप किसी भी दी गई तारीख का दिन निकाल सकते हैं। 3 स्टेप का खेल है। सबसे पहले डेट को 5 हिस्सों में बांट दो, 7 से डिवाइड, कोड, कोड, 7 से डिवाइड और 4 से डिवाइड। जब जब 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर लिखना,
और जब 4 से डिवाइड होगा तो कोशेंट यानी कि भागफल लिखना, और फिर आखिरी में जो आ जाए उसको फिर से एक बार किससे डिवाइड कर देना, 7 से, और जब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। अब 7 2 जा 14, यहां पे क्या बचा 6, ये 6 ही हमारा रिजल्ट है। लेकिन हमें तो मालूम करना है कि ये दिन कौन सा है। तो अब बच्चों एक चीज याद रखना, एंड में, लास्ट में, एंड की बात बता रहा हूं मैं आपको, एंड में अगर 1 बचेगा तो 1 पे याद रखना क्या होता है, संडे। क्या बोला मैंने, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि आखिरी में क्या बच जाए 1, तो 1 पे याद रखना क्या होता है, संडे। इसको बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, 1 डे संडे, ठीक है, 1 डे संडे। आखिरी की बात कर रहा हूं मैं, अगर लास्ट में एक रिमाइंडर बचेगा तो 1 पे संडे होता है, तो 2 पे क्या होगा, मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, और 6 पे फिर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। और हमारा लास्ट में क्या बचा था, 6, तो क्या आंसर आ गया, फ्राइडे। समझ में आई बात मेरी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन हो गया। अब स्पीड कैसे आएगी, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, हार्डली 1 मिनट लगेगा और हम फटाफट निकाल लेंगे। ये इतनी देर का प्रोसेस है ही नहीं, समझाने में टाइम लगता है बच्चों, सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होता, ठीक है। अब सुनिए दोबारा, 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले 26 किससे डिवाइड होगा, 7 से। जनवरी का क्या लिखेंगे, कोड। उसके बाद 1900 का फिर क्या लिखेंगे, कोड। और 50 किससे डिवाइड होगा, 7 से, और 50 फिर से किससे डिवाइड होगा, 4 से, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, यहां पर क्या बचेगा, 5। जनवरी का कोड होता है 1, 1900 का कोड मैंने अभी बताया था 0, 7 7 जा 49, कितना बचा, 1, और यहां पर क्या बच जाएगा, 12, क्योंकि यहां बचेगा नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे, जितनी बार गया तो 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 2 बच गया, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब सुनिए, 5 और 1 6 और 1 7, क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करना है तो आप इस 7 को यहां भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मत करिए, अभी हम इसको जोड़ लेते हैं। 12 और 1 13 और 1 14 और 5 कितना हो गया बच्चों, 19, और लास्ट में फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, अब क्या बचा, 5, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, तो 5 पे क्या आ जाएगा, थर्सडे। अब आप कोई भी डेट लिख लीजिए तो आप आराम से इन कोड, 2 कोड, और 2 बार 7 से डिवाइड और 1 बार 4 से डिवाइड। जब जब 7 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, रिमाइंडर यानी कि शेषफल लिखेंगे, और जब 4 से डिवाइड होगा तो लिखेंगे भागफल, कोशेंट, या कितनी बार गया। समझ गए मेरी बात। अब वीडियो को मैं खत्म करता हूं ये चीज समझा के कि ये कोड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड्स, ठीक है। सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे, सपोज आपके सामने कोई सेंचुरी आई, जैसे मैं मान लेता हूं 1600, तो सेंचुरी को आप मन ही मन किससे डिवाइड कर लेना, 400 से। अब 2 0 से 2 0 तो हमेशा कट जाएगी, यानी कुल मिला के आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अब 1600 को 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 0। उसके बाद यदि 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, यहां रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। फिर 1800 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, और 1900 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। अब फिर से 2000 आएगा तो दोबारा से क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 0। यानी कि कुल मिला के सेंचुरी के 4 ही कोड होते हैं। अब देखिए, ये रिमाइंडर है, ये कोड नहीं है, कोड तो अभी मैं लिखूंगा। यानी सबसे पहले कोई भी सेंचुरी आपके सामने आएगी तो मनी मन आप उसको किससे डिवाइड कर लेंगे, 400 से, और 400 से डिवाइड करने पर वो आपको एक रिमाइंडर दे देगा, क्या, या तो 0 या 1 या 2 या 3। तो कोई भी सेंचुरी अगर आपको 0 रिमाइंडर देती है 400 से डिवाइड करने पर, जब भी 0 रिमाइंडर होगा तो कोड क्या होगा, 6। जब 1 रिमाइंडर होगा तो कोड क्या होगा, 4। जब 2 रिमाइंडर होगा तो कोड क्या होगा,
2 और जब 3 रिमाइंडर होगा तो कोड क्या होगा 0। इसीलिए जब मैंने 1900 लिखा था तो उसका कोड मैंने क्या लिख दिया था 0, क्योंकि 1900 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, और जब 3 रिमाइंडर बचता है तो सेंचुरी कोड क्या होता है 0। तो सेंचुरी के सिर्फ 4 ही कोड होते हैं, फिर वो सेंचुरी कोई भी हो। बात समझ में आ गई। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे मन मन में, रिमाइंडर 0 आया तो कोड क्या होगा 6, 1 का कोड 4, 2 रिमाइंडर तो 2 और 3 रिमाइंडर तो 0। और वैसे भी सेंचुरी को क्रिकेट में क्या बोलते हैं शतक, यानी ये क्रिकेट का शब्द है। तो अगर मैं क्रिकेट से भी इसको आपको समझाऊं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। रिमाइंडर को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं बॉल, यानी कि गेंद। 0 बॉल को हम क्या बोलते हैं, यानी आप जब छोटे थे तो आपने देखा होगा क्रिकेट खेलने से पहले हम बोलते थे कि भाई ट्राई बॉल दे या ट्राई बॉल खिला, जिसको 0 बॉल बोलते थे। तो याद रखना ट्राई बॉल पे छक्का मारना बहुत आसान होता है क्योंकि आउट होने का कोई खतरा नहीं है। 0 बॉल को आप नो बॉल भी समझ सकते हो जिसपे फ्री हिट मिलती है, ठीक है। तो 0 बॉल पे हम क्या लगा सकते हैं छक्का, क्योंकि आउट होने का डर नहीं होता। पहली गेंद पे क्या लगा दिया चौका, दूसरी गेंद पे 2 रन, तीसरी गेंद पे फिर से हमने छक्का लगाने की कोशिश की और हम क्या हो गए आउट। बात समझ में आई। तो 0 बॉल छक्का, पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे 2 रन और तीसरी गेंद पे क्लीन बोल्ड और खिलाड़ी आउट। बात समझ में आ गई। तो ये है सेंचुरी कोड। और इसके बाद मैं लास्ट क्या लिख देता हूं मंथ कोड, इनको आप लोग नोट कर लेना। सेंचुरी को मनी मन 4 से डिवाइड करें। सपोज जैसे एक एग्जांपल अब मनी मन लेते हैं, मैं इसको मिटा चुका हूं और आप लोग वहां पर बैठे बैठे बोलेंगे 2200, तो 400 से डिवाइड करेंगे कितना बचा 2, और दूसरी गेंद पे क्या हुआ था 2 रन लिए थे यानी कि 2। 2700 कितना बचा 3, और तीसरी गेंद पे 0 पे आउट हुआ था, ठीक है। 3200 4 से डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर, 0 बॉल ट्रायल बॉल 6, और 3500 या 3700 ले लेते हैं 3700, क्या बचेगा 1 तो 4। तो सेंचुरी में 0 रिमाइंडर तो 6, 1 रिमाइंडर तो 4, 2 रिमाइंडर तो 2 और 3 रिमाइंडर तो 0। ये तो सेंचुरी कोड याद हो गए। अब मंथ कोड की बात कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। तो वैसे तो मेरे पास ये कोड याद कराने की एक बहुत बेहतरीन कहानी है, वो कहानी मैं आपको फिर कभी सुना दूंगा। अभी के लिए मैं ये कोड लिख देता हूं और आप अपनी कोई कहानी बना के इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बना पाओगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर अगली वीडियो में वो कहानी सुना दो, तो वो वीडियो में अगली वीडियो में वो कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। आज सिर्फ मैं सारे कोड लिख रहा हूं कि किस महीने का कोड क्या होता है। 144 025 036 और 146 144025036 146। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले 144 है जो 12 का स्क्वायर होता है, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25 पर उसको हमने 025 लिखा, फिर 6 का स्क्वायर होता है 36 हमने 036 लिखा, और 144 शुरू के 3 और आखिरी के 3 क्या है 146, और बीच वाले 025 और 036। बाकी मेरे पास इसको याद करवाने की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो अगली वीडियो में मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा, और आप लोग नहीं लिखेंगे तो अगली वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन से शुरुआत कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी दी गई तारीख का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, दिन निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज बहुत ही आसान से टॉपिक से रीजनिंग की शुरुआत की। आसान से मुश्किल की ओर बढ़ेंगे क्योंकि पढ़ाई इसी को कहा जाता है कि आप स्लो चलें और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं। तो बच्चों पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में कैलेंडर पार्ट 2 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।